अच्छा, अब हमने जो अभी पीछे बात पढ़ी थी वो थी कि वो जो जनरेट करेगा रिटर्न वो हमारे पेंशन पे करने में काम आ रहा होगा। अच्छा, अब हमारा जो IAS 19 है वो क्या बोलता है। अब IAS 19 कहता है जो भी हमने प्लान एसेट मेंटेन किए हुए हो, जो ज़ाहिर है जो भी हमने फॉर एग्जांपल प्लान एसेट मतलब कोई भी जो हमने फ़ंड मैनेज किया हुआ हो, सेपरेट एंटिटी बनाई हुई हो जिसके अंदर अभी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, जो हमारा प्लान एसेट मेंटेन हो रहा होगा ना, उसको हमें फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट करना होगा, ताकि वो जब हम बुक्स के अंदर रिपोर्ट हो रहा हो, ताकि जो भी जब भी वो रिपोर्ट पे बुक अपनी हमारी बुक्स पे रिपोर्ट हो रहा हो, तो वो अपनी करंट वैल्यू जो भी उसकी फेयर वैल्यू उस दिन चल रही हो, ताकि वो उस पर रिपोर्ट हो। अच्छा, मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ क्योंकि अजान हो रही है। अच्छा, हाँ। अच्छा, हम जो भी अपना प्लान एसेट मेंटेन कर रहे होंगे, ताकि वो बुक्स पे जब हमारा रिपोर्ट हो फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट हो रहा होगा। अच्छा, अब जो हमारा SOFP के अंदर जो अब हम शो करते हैं ना, फिर जैसे कि ज़ाहिर है एक ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर अराइज है और एक साथ साथ हम कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, तो एक हमारे ऊपर लाइबिलिटी अराइज हो रही होती है, एक हमारा एसेट मेंटेन हो रहा होता है, तो हम बुक्स के अंदर वो शो करेंगे। जब हम बुक्स के अंदर अपनी शो कर रहे होंगे तो हम उसको नेट पोजीशन में शो कर रहे होंगे, मतलब जो भी हमारी ऑब्लिगेशन होगी उसमें से एसेट माइनस करके जो हमने प्लान एसेट मेंटेन किया हुआ होगा, जो कि हम कंट्रीब्यूशन कर करके बना रहे होते हैं, उसको माइनस करके हम उसकी नेट पोजीशन पे अपनी बुक्स के अंदर शो कर रहे होंगे। अगर तो वो प्लान हमारा अब वो डेफिसिट में, मतलब हमारी ऑब्लिगेशन ज़्यादा है और हमारी कंट्रीब्यूशन कम है, तो हमारा प्लान डेफिसिट में होगा, जिसका मतलब वो हमारी लाइबिलिटी शो हो रही होगी। और अगर हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और हमारी ऑब्लिगेशन कम है, मतलब सरप्लस में हमारा प्लान, तो एसेट शो हो रहा होगा। अच्छा, क्योंकि एक हमारे फॉर एग्जांपल टोयोटा हो गई, एंग्रो हो गई, बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके लाख 50 हज़ारों लाखों में इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनका प्लान ऑब्लिगेशन मतलब बेनिफिट प्लान सेट, प्लान एसेट मेंटेन करना, साथ साथ उनकी ऑब्लिगेशन सेट करना, तो एक लंबा, बहुत एक लंबा काम है साथ साथ। क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, अब एम्प्लॉयज़ कितने साल ज़िंदा रहेगा, उनकी आके कितने सालों में क्या क्या सैलरीज जाएगी, कितनी सैलरीज बन जाएगी, कितनी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितनी एज होगी उनकी वगैरह, ये जो चीज़ें होती है ये एक कॉमन बंदा अज्यूम नहीं कर सकता। आप और मुझ जैसा अकाउंटेंट इन चीज़ों को अज्यूम नहीं कर सकता। इसके लिए क्या होता है, एक एक्सपर्ट हायर होता है जो कि हमें ये वैल्यू निकाल के देता है, जिसको हम कहते हैं एक्चुअरी। ये हमें हमारी ऑब्लिगेशन की वैल्यू बना के देता है क्लोजिंग। तो तो एक अच्छा, अब ये जो वैल्यू निकाल के देगा वो हर साल चेंज होती रहेगी। एक तो इस वजह से क्योंकि देखो हर साल हर एम्प्लॉय की लाइफ चेंजेस होती रहती है, कोई बीमार हो गया, कोई एकदम से मर गया, तो उसकी सारी ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाएगी। तो किसी की कितनी उम्र है, फिर क्या कहते हैं उनकी सैलरीज के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही है, तो ये हर साल चेंज होता रहेगा। इसलिए इसको एक फिक्स अमाउंट नहीं होता, इसको एक एक्चुअली हमें हर साल निकाल के देता है। फिर इसके अंदर जो भी डिफरेंस आते हैं फिर हम उसको हमें डील करना होता है। अच्छा, अब एक चीज़ है, अब हम पहले इसका प्रोफॉर्मा समझ लेते हैं, ताकि हमें उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें होंगी कैसे। तो प्रोफॉर्मा किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर, जिसके अंदर दो बातें आती है, एक तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आ रही होती है और एक हमारा प्लान एसेट आ रहा होता है। अब सबसे पहले हम DBO, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की, सही है। सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, ज़ाहिर है अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो भी होगा ये प्रेजेंट वैल्यू पे, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी और कितने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है
मतलब काफ़ी सालों बाद हमें जाके पेंशन पे करनी होगी, तो आज के टाइम में हम इसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ओपनिंग आ जाएगी। ज़ाहिर है जब इसको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आए, जो चीज़ हम डिस्काउंट करेंगे, हमने पढ़ा है जो चीज़ हम डिस्काउंट करेंगे उसको अनवाइंड भी करेंगे, तो जिसका मतलब इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ रहा होगा। ये ओपनिंग लायबिलिटी की बात हो रही है, ज़ाहिर है ये ओपनिंग है, पूरे साल ये अब क्लोजिंग पे आएगी, तो उसको हर साल टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ती भी जाएगी, ज़ाहिर है हमारी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। जो कि आज 1 लाख है, उस पर 10,000 इंटरेस्ट लग जाएगा, तो हमारी 1 साल बाद वो 1,10,000 लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर वो अनवाइंड डिस्काउंटेड हुआ है तो उसको हमें अनवाइंड भी करना होगा। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस पे डीबीओ के इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज हो रहा होगा, या तो आप कर दें, इसको कह सकते हैं अनवाइंडिंग, ठीक है। तो ये हमारी लायबिलिटी बढ़ा देगा, जो कि ऐड हो जाएगा। इसी तरह करंट सर्विस कॉस्ट होगी हमारी, करंट सर्विस कॉस्ट आएगी हमारी। अच्छा, अब ये करंट सर्विस कॉस्ट है जो कि आपकी हर साल आपकी लग रही होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम ये पीएनएल के अंदर डेबिट हो जाएगी और ये डीबीओ के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। ये आपकी हर साल आप पे ऑब्लिगेशन बना रहा होगा, आपकी ऑब्लिगेशन बढ़ा रहा होगा। अब मैं आपको करंट सर्विस कॉस्ट ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे कि आज ईयर 1 पे एम्प्लॉय ने थोड़ी मेहनत की, सही है, अब उसको 50 साल तक काम करना है, अब थोड़ी थोड़ी हर साल थोड़ी थोड़ी मेहनत करेगा ताकि वो 50 साल बाद उस पेंशन को कमा सके। ईयर 1 पे अगर वो आज खड़ा हुआ है, ईयर 1 पे आज वो खड़ा हुआ है और उसको बोला है हम ईयर 50 पे आपको आफ्टर रिटायरमेंट आपको हम पेंशन दे रहे होंगे, ठीक है, आफ्टर ईयर 50 हम आपको पेंशन दे रहे होंगे, तो वो आज ईयर 1 से लेके ईयर 50 तक थोड़ी थोड़ी हर साल मेहनत करता होगा, हर साल मेहनत कर रहा होगा, तो मतलब हर साल उसका एक हमारे लिए एक हम पे ऑब्लिगेशन आ रही होगी और उसके लिए एक बेनिफिट जमा हो रहा होगा, जो कि जिसको हम कहते हैं पेंशन। तो वो आज ईयर 1 से लेके ईयर 50 तक थोड़ी थोड़ी हर साल मेहनत करता जाएगा, तो हम पे एक एक्सपेंस अराइज होता जाएगा हर साल, जिसको हम कहते हैं करंट सर्विस कॉस्ट, जिसकी वजह से हमारा हर साल एक्सपेंस बढ़ेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, पीएनएल में डेबिट कर देंगे, उसकी वजह से हमारी ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है जो कि हम 50 साल बाद पे करेंगे, तो वो हम जिसकी वजह से उसकी वजह से हमारा डीबीओ क्रेडिट होते जाएगा, सही। तो मैंने आपको करंट सर्विस कॉस्ट को समझा दिया है कि वो क्या चीज़ होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि उर्दू में लिखूँ या जो भी करके, थोड़ी थोड़ी मेहनत से बस आप इसको याद कर लेंगे। मेहनत क्या, करंट सर्विस कॉस्ट क्या होती है, थोड़ी थोड़ी मेहनत हर साल वो कर रहा होगा, सही है। अच्छा, अब एक और आता है इसके अंदर, पास सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट। अच्छा, अब पास सर्विस कॉस्ट दो वजह से अराइज हो सकती है, जैसे कि अमेंडमेंट कर दी प्लान में। पहले हमने बोला था कि आपको हम फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि 10% आप समझे, आपको 10,000 रुपये हर साल आपके 10,000, या हम आपको आफ्टर द रिटायरमेंट आपको 10,000 दे रहे होंगे या 12,000 दे रहे होंगे, फिर हमने थोड़े साल बाद बोला हम आपको 15 या 20,000 दे रहे होंगे, तो उसकी वजह से हमारी ऑब्लिगेशन अराइज हो गई। तो हमारी जब ऑब्लिगेशन अराइज हो गई, तो हमने हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी बन गई, हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी बन गई कि भाई हमने जो पिछला कंट्रीब्यूट किया था वो कम था, अब हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी सर्विस कॉस्ट बढ़नी चाहिए थी। तो हमारी जो पास में सर्विस कॉस्ट कम थी उसको बढ़ाने के लिए आज के टाइम में हम उसको फर्दर ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह होता है पास सर्विस कॉस्ट कम, पास सर्विस कॉस्ट फॉर एग्जांपल हमारी, अगर पहले हम लोगों ने करंट मतलब अभी समझे हम ईयर 3 पे खड़े हैं या ईयर 15 पे खड़े हैं और ईयर 1 से हम कंट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। हुआ क्या, हमने कर्टेलमेंट कर दी। कर्टेलमेंट क्या होता है कि आपकी रिडक्शन इन एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपके पेंशन प्लान में जितने एम्प्लॉयज़ कवर हो रहे होते हैं ना उसमें कमी आ जाती है, मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ को हम कम कर देते हैं। अब वो किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल रीस्ट्रक्चरिंग कर दी हमने, अपने ऑपरेशन बंद कर दिए, तो हमने कुछ एम्प्लॉयज़ कम कर दिए, जिसकी वजह से हमारे पेंशन प्लान से भी एम्प्लॉयज़ कम हो जाए, तो उनकी हम पेंशन हटा देंगे। उनकी पेंशन हटा देंगे तो जो हमने पिछले उनकी सर्विस, जैसे पिछले सालों में जो उनकी करंट सर्विस कॉस्ट लिखी हुई थी, वो आज के टाइम में हम उसको रिमूव करेंगे एज अ पास सर्विस कॉस्ट, फिर यहाँ से वो लेस हो रही होगी, ठीक है। तो ये ऐड भी हो सकती है, ये लेस भी हो सकती है। अगर हम सपोज कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो उसको पीएनएल हमारा बढ़ जाएगा एक्सपेंस, क्योंकि हमने बोले था 12,000, हम उनको हर साल 20,000 दे रहे होंगे, तो इस वजह से हमें पुराने कॉन्ट्रीब्यूशन, हमारे पुराने जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट सर्विस कॉस्ट होंगे उनको हमें बढ़ा देने होंगे, ठीक है। और ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ा रही होगी, इसकी वजह से हम डीबीओ क्रेडिट कर रहे होंगे। इसी तरह अगर हमने, जाहिर है हर साल कुछ एम्प्लॉयज़ रिटायर भी हो रहे होंगे, थोड़ी कि आज बस पहले दिन आज ही समझिए, ये तो नहीं समझ सकते ना कि बस ईयर 1 पे आज ही कंपनी शुरू हुई है, तो कुछ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द ईयर कुछ 15 साल में रिटायर हो रहे होंगे, कुछ 25 साल में रिटायर हो रहे होंगे, क्योंकि वो पहले से काम कर रहे होंगे, इसलिए वो उनकी रिटायरमेंट जल्दी जल्दी आ रही होगी। तो जो जो रिटायर हो रहे होंगे उनको हम उनके बेनिफिट पे कर रहे होंगे, बेनिफिट पेड टू एम्प्लॉई,
तो इसकी वजह से क्या होगा, उनका जब हम बेनिफिट पे कर देंगे तो जाहिर है जब उनको पे कर दिए तो हमारी ऑब्लिगेशन कम हो जाएगी। जब ऑब्लिगेशन कम हो जाएगी तो हमारा डीबीओ डेबिट हो जाएगा, और ये जो हम बेनिफिट उनको पे करेंगे जाहिर है इनके लिए हमने एक प्लान एसेट मेंटेन किया था जिसके अंदर हम हर साल कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो वो जो हम बेनिफिट पे करेंगे हमारा कैश से या हमारी एंटिटी विद इन दी एंटिटी से नहीं जा रहा होगा, जो हमने प्लान एसेट जो हमने फंड मेंटेन किया होगा उससे जा रहा होगा। तो हमारा प्लान एसेट जो हमने मेंटेन किया था वो हमारा कम हो जाएगा। सही है। फिर आता है, अच्छा अब मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ, रीमेजरमेंट कंपोनेंट। रीमेजरमेंट कंपोनेंट, अब ये आपका लॉस भी हो सकता है, अब आपका ये गेन भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये समझाता हूँ क्या है ये, और हम आखिरी में लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ। सही, यही यहाँ पे ओपनिंग लिखी थी, यहाँ क्लोजिंग आ रही है ये वैल्यू। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ये हमें एक्चुअली निकाल के देगा, ये वैल्यू हमें एक्चुअली निकाल के देगा, क्योंकि हर साल ये चेंज हो रही होगी, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो आपकी एम्प्लॉयज़ की होती है वो चेंज हो रही थी। कोई 10 साल जिसके हमने एक्सपेक्ट किया था वो 10 साल जिएगा तो वो 15 साल जी रहा है, जिसका हमने सपोज किया था कि 50 साल जीना है तो वो 48 साल या 45 साल जी रहा है। तो एक तो सबसे पहले आपका जो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो चेंज हो रही होगी। फिर हमने सपोज किया था कि किसी की सैलरी होती है वो हमने सोचा था कि 10,000 होगी, लेकिन वो 15,000 हो गई, फिर 25,000 हो गई, फिर 30, हर साल वो चेंज हो रही होगी। इसकी वजह से हम वो ऐसी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ये हमें एक्चुअली निकाल के दे रहा होगा। इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, जो कि हमने शुरू से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ की ओपनिंग ये सब चीज़ें निकाल के हमने जो निकाला होगा, और जो हमें एक्चुअली की वैल्यू जो उसने एक्चुअली ने हमें निकाल के दी होगी, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो रीमेजरमेंट कंपोनेंट कहलाता है। फिर वो लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। अब ये जो रीमेजरमेंट कंपोनेंट हमारे पास होगा ये आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जाएगा। अब इसका जो रीज़न है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, मैं अभी आपको समझाता हूँ आफ्टर एक्सप्लेनिंग दी प्लान एसेट। सही, अभी ये जो हमने चीज़ समझी है, अभी ये था डीबीओ के लिए, ये था डीबीओ के लिए। अब हम इसके लिए समझते हैं प्लान एसेट के लिए। अब हम प्लान एसेट क्या है, जो हम एक अपना फंड बना रहे होंगे, तो फंड जो बना रहे होंगे सबसे पहले हम उसको लिख देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था IAS 19 कहता है जो भी हम प्लान एसेट मेंटेन करेंगे उसको फेयर वैल्यू पे लिखेंगे। तो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स। ठीक है, अब ज़ाहिर है ये फेयर वैल्यू है, इस पर भी हम ये तो नहीं कि ज़ाहिर है हम फंड, अगर हमने कुछ फंड मेंटेन किया हुआ है, हमने कहीं बैंक में रखा है, तो हमें इस पर कुछ इंटरेस्ट तो मिल रहा होगा, कुछ पैसे तो मिल रहे होंगे, तो हम उस पर जो हमारा प्लान एसेट है उस पर हमें कुछ अगर पैसे मिल रहे हैं, कुछ भी है, एक इंटरेस्ट इनकम मिल रही है हमें, वो हमने ऐड कर दिया। तो ये आपका इंटरेस्ट इनकम है। ज़ाहिर है आपने एक एसेट मेंटेन किया है, उस पर आपको कोई इनकम मिल रही है, तो ये ज़ाहिर है आप इसको P&L के अंदर शो कर रहे होंगे। अच्छा, अब हर साल जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे प्लान के अंदर, कंट्रीब्यूशन पेड इनटू प्लान, सही, तो वो फर्दर ऐड हो जाएगा। और बेनिफिट जो हमने अभी डीबीओ के अंदर पढ़े थे, लेस कंट्रीब्यूशन पेड टू एम्प्लॉय, लेस कंट्रीब्यूशन पेड टू एम्प्लॉय, जो लोग रिटायर हो रहे होंगे उनको जो कंट्रीब्यूशन जो हम उनको पेंशन पे कर रहे होंगे वो प्लान एसेट से ही पे हो रही होगी। तो आपका प्लान एसेट जब हम उनको रिटायरमेंट के टाइम उनको पेंशन पे करेंगे प्लान एसेट में से, तो हमारा प्लान एसेट कम कर देगा। ठीक है, अच्छा मैं ये इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, रीमेजरमेंट कंपोनेंट। अब आपको उस पर लॉस भी हो सकता है, अब आपको उस पर गेन भी हो सकता है। ठीक है, और जो हमें वैल्यू मिलेगी आखिरी वो आएगी फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट की क्लोजिंग की। अब इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, जो हमने निकाला होगा और जो हमें मिलेगी एट द ईयर एंड क्लोजिंग की वैल्यू, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो OCI के अंदर जा रहा होगा। जो भी हम बेनिफिट पे करेंगे, मतलब जो भी हम कंट्रीब्यूशन पे करेंगे वो हम अपने प्लान एसेट से दिमाग में रख लेना, प्लान एसेट से पे करेंगे, जिसका मतलब इसका इम्पैक्ट हमारे डीबीओ और हमारे प्लान एसेट दोनों से ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसका जो इम्पैक्ट होगा वो निल इफेक्ट होगा
ओवरऑल इसका कोई भी ज़ीरो इम्पैक्ट हो रहा होगा, क्योंकि ये हमारी ऑब्लिगेशन से भी कम हो रहा है और हमारा प्लान एसेट भी इससे कम हो रहा है। तो ये दोनों जब दोनों चीज़ें कम हो रही होगी तो ओवरऑल हमारा एक ज़ीरो इम्पैक्ट आ रहा होगा। ठीक है, दोनों में से चीज़ें कम हो रही है तो ज़ीरो इम्पैक्ट हमारा बन जाएगा। अच्छा, और जो हम कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं ना, जो हम अपनी कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं जो हम अपनी कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं ये हमारा कैश, इसको मैं कह सकता हूँ प्लान एसेट हमारा डेबिट हो रहा होगा और हमारा कैश कम हो रहा होगा, क्योंकि हम कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। जब हम बेनिफिट पे कर रहे होंगे, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूशन उनकी या जो भी हम रिटायरमेंट बेनिफिट पे कर रहे होंगे एम्प्लॉयज़ को, ये हमारा कैश नहीं कम करेगा, ना इसका इम्पैक्ट हमारे पीएनएल पे आ रहा होगा, ना हमारा इसका इम्पैक्ट एसओएफपी पे आ रहा होगा, क्योंकि ये जो प्लान एसेट ये अलग से मेंटेन होता है। ये हमारे कैश बैंक, जो हमने कैश अपना बैंक में रखा होगा उससे कम नहीं हो रहा होगा। हम एक प्लान एसेट सेपरेटली मेंटेन करते हैं। तो जब भी कंट्रीब्यूशन या जो भी हम रिटायरमेंट बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज़ को पे करेंगे वो प्लान एसेट से मेंटेन होगा, जिसका मतलब इसका इम्पैक्ट कोई हमारा कैश पे नहीं आ रहा होगा। हमारी जो एंटिटी का इटसेल्फ कैश होगा उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ना इसका कोई हमारा पीएनएल पे इम्पैक्ट आ रहा होगा, ना हमारा कोई एसओएफपी के ऊपर कोई भी इस तरीके से इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा। अच्छा, अब बात आती है रीमेजरमेंट कंपोनेंट की। रीमेजरमेंट कंपोनेंट जो कि अभी हमने दोनों चीज़ों में देखा, जो कि हमारे डीबीओ के अंदर भी आ रहा है और जो कि हमारे प्लान एसेट के अंदर भी आ रहा है। अच्छा, अब जो कि एक्चुअरी मैंने पढ़ा था, क्योंकि जो भी एक्सपर्ट होते हैं हम उसको कहते हैं एक्चुअरी। सही, एक्चुअरीज की जो कैलकुलेशन होगी फॉर द वैल्यू ऑफ प्लान ऑब्लिगेशन एंड एसेट्स, प्लान एसेट लिख देता हूँ, आप बोलेंगे कौन से थे। प्लान एसेट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, वो एक अजम्पशंस पे वैल्यू निकाल के देगा हमें, और वो अजम्पशन क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फाइनल सैलरीज। अब ये चीज़ें ड्यूरिंग पीरियड टू पीरियड चेंज होती रहेगी। सही है, क्योंकि ये चेंज होती रहेगी तो उसकी जो वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हमारी डीबीओ की क्लोजिंग जो आ रही होगी और जो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट की क्लोजिंग आ रही होगी, वो हर साल हमारी चेंज होती रहेगी। हम एक यूज़ नहीं कर सकते, वो हर साल हमारी चेंज होती रहेगी, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर एम्प्लॉय की लाइफ वेरी करती रहेगी, हर साल चेंज हो रही है, क्योंकि कोई ज़िंदा रह रहा है, किसी को कोई बीमारी आ गई है, कोई मर गया, किसी का इंतकाल फरमा गया, तो अलग अलग सिनेरियो हो रहे होंगे हर एम्प्लॉय के केस में। तो डिपेंडिंग वो एक्चुअली उसको वैल्यू निकाल के दे रहा होगा। अच्छा, जो हमारा एक्चुअल प्लान एसेट है, अब जो हमारा जो प्लान एसेट का ना, जो प्लान एसेट पे ज़ाहिर है ये हमने यहाँ जो हमने प्लान एसेट फंड मेंटेन किया होगा, ज़ाहिर है हमने ऊपर पढ़ा था, वो कहीं इन्वेस्ट करेंगे ज़ाहिर है उससे, फिर ताकि वो रिटर्न जनरेट करे, जो कि पेंशन पे करने के लिए हमारे काम आ रहा होगा। तो जो एक्चुअल रिटर्न होगा ना, द एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट इज डिफरेंट from the amount taken to P&L as an interest component। हमने ये बात पढ़ी है ना ऊपर कि भाई यहाँ पे हमने इंटरेस्ट इनकम फॉर एग्जांपल हमने बैंक में रखे तो कुछ इस पे पैसे मिल रहे होंगे, अगर हमने इसको कहीं इन्वेस्ट कर दी तो हमने सपोज फॉर दी पीएनएल बनाने के लिए ज़ाहिर कुछ तो इनकम उस पर आ रही होगी, लेकिन असल में आफ्टर द ईयर एंड हमें जो पता लगेगा जो इनकम उस पर आ रही होगी, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे जो हमारा रिटर्न होगा वो वेरी कर सकता है इस इंटरेस्ट इनकम से, ज़ाहिर ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो वो वेरी कर रहा होगा, जिसकी वजह से हमारा रीमेजरमेंट कंपोनेंट अराइज हो रहा होगा। ठीक है, तो इन फिगर्स की वजह से हमारा जो एक तो ये और एक हमने जो डीबीओ के अंदर पढ़ा है, इन दोनों के डिफरेंस जो और जो हमने कैलकुलेट किया होता है और इसके डिफरेंस के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो एज अ रीमेजरमेंट कंपोनेंट, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस होता है तो वो हम रीमेजरमेंट कंपोनेंट, एक रीमेजरमेंट कंपोनेंट अराइज हो रहा होता है। अच्छा, अब रीमेजरमेंट कंपोनेंट हम ओसीआई में क्यों लेके जाते हैं, वाई इन ओसीआई? जिस लोगों ने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ा है
उनको मेरी बात थोड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है कि पीएनएल प्रोवाइड्स मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड मोर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि देखो हर साल जब चेंज हो रहा होगा ना, हर साल इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, मतलब इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का फैक्टर रहेगा हमेशा, क्योंकि हर साल लाइफ चेंज हो रही है, सैलरीज चेंज हो रही है, तो हर साल इसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी। इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का फैक्टर इसके अंदर इनकॉर्पोरेट है, या आप कह सकते हैं इनहेरेंट है। ज़ाहिर चीज़ जब चेंज होती रहेगी तो फ्लक्चुएट, आपकी हर साल वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही होगी। तो अगर हम ये वैल्यू पीएनएल के अंदर डाल दें तो हमारी पीएनएल एक अनसर्टेन हो जाएगी, या अनफेथफुल रिप्रेजेंटेशन या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शो नहीं कर रही होगी, जो कि अगेंस्ट है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के। ज़ाहिर है हर साल हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, कभी क्या थी पिछले साल उसकी वैल्यू, फिर आज अगले साल उसकी अलग वैल्यू, तो इस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी पूरी पीएनएल हिल के रह जाएगी। तो और जब ये वैल्यू हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट या पीएनएल के डाल देंगे तो हम एक तो हमारा जो पीएनएल का जो मेन गोल होता है, मेन गोल या इसका क्या कहते हैं, पीएनएल का जो एक मेन जो उसको प्रोवाइड करने का रीज़न है, जो पीएनएल का प्रोवाइड करने का रीज़न है वो ये है कि वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है यूज़र्स के लिए। तो अगर हम ऐसी कोई चीज़ जो कि हर साल फ्लक्चुएट होती रहती है उसके अंदर डाल देंगे तो जो उसके जो मेन गोल है, जो ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो उसका जो प्राइमरी रीज़न है ना, वो ख़त्म हो जाएगा उन यूज़र्स के लिए। तो इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, कि वो हर साल वेरी ना हो रहा हो, हम इस वजह से उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल रहे होते हैं। एक और बात ये, क्योंकि हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में पढ़ा है जिसकी हमें अनसर्टेनिटी है कि वो कितनी अमाउंट में पे हो रहा हो, कितने टाइम में पे हो रहा हो, तो उसको उन चीज़ों को हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल रहे हो, क्योंकि उसके अंदर एक अनसर्टेनिटी है ना, हमें पता होता है कि उसको कितनी अमाउंट, हमें तो नहीं पता ना। अभी देखो एक्चुअली हमें वैल्यू आज निकाल के ईयर 1 पे अलग देगा, ईयर 15 पे अलग दे रहा है, ईयर 30 पे अलग दे रहा है, तो उसकी जो अमाउंट है कि हमें जितनी इसको ऑब्लिगेशन पे करनी है आफ्टर द रिटायरमेंट पीरियड, जो कि हमने फॉर एग्जाम्पल ईयर 50 समझा हुआ है, हमें जो ईयर 50 के बाद जो पेमेंट पे करनी है आज के टाइम में उसकी हमें अमाउंट पक्की नहीं पता। हमें हर साल एक्चुअली हर साल नई वैल्यू दे रहा होगा, सही है। जब हर साल नई वैल्यू दे रहा होगा तो एक तो हमारे लिए एक तो अमाउंट भी अनसर्टेन है, एक तो टाइमिंग भी, दूसरा हमारे लिए अनसर्टेन है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई एम्प्लॉय बीच में ही लुढ़क गया तो उसकी ऑब्लिगेशन ख़त्म हो गई, तो उस वजह से चीज़ें काफ़ी फ्लक्चुएट होगी। इस वजह से हम OCI के अंदर डाल रहे होते हैं। और जो चीज़ OCI के अंदर आ गई, फॉर एग्जांपल जो री मेजरमेंट कंपोनेंट है, वो रीक्लासिफाई नहीं होगा वापसी PNL के अंदर, नॉट रीक्लासिफाइड इन PNL। तो कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं अभी तक, जिसके अंदर हमने पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट किस तरीके के होते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे है कंट्रीब्यूशन प्लान की, उसका एक सवाल देख लिया था। फिर हमने डिफाइंड बेनिफिट प्लान समझ लिया, और उसका फिर एक और सवाल देखा दोनों के डिफरेंस के लिए। फिर अकाउंटिंग फॉर DBO समझ ली हमने, IAS 19 क्या बोलता है, इन दोनों का प्रोफॉर्मा समझ लिया हम लोगों ने, और रीमेजरमेंट कंपोनेंट क्या होता है ये देख लिया, और उसको OCI में क्यों लेके जाते हैं। अब एक आज के लिए एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें DBO और प्लान एसेट किस तरह सॉल्व करना होगा। अच्छा, अब मैं इसके अंदर 3 कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। हमने अभी तो पीछे जो प्रोफॉर्मा देख लिया होगा, आपको विद इन द एग्ज़ाम के टाइम में इसको नेट, मतलब जो हमने पढ़ा ना, हम जब SOFP के अंदर शो करते हैं वो हम उसको नेट करके शो करते हैं, मतलब DBO माइनस प्लान एसेट करके हम इसको शो कर रहे हैं। तो आपको नेट का भी कॉलम आना चाहिए, मतलब
कभी कभार होता है डायरेक्ट ही नेट का सवाल, अब या मतलब आपको नेट का कॉलम डायरेक्ट ही सॉल्व करना हो, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, डिफाइंड बेनिफिट है, ठीक है, operated by Celine. At 1st January 2004, the present value of the obligation was 140 million. इसने क्या बता दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DBO बता दिया इसने, DBO है 140 और प्लान एसेट की जो ओपनिंग वैल्यू इसने बता दी है 80। अच्छा, इसको एक नए पेज पे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DBO, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लान एसेट, और जो मैं नेट कॉलम की आपसे बात कर रहा था वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। हम सवाल थोड़ा रीड कर लेते हैं। इसने हमें प्रेजेंट वैल्यू जो ओपनिंग की बता दी है, डिस्काउंट रेट हमें इसने बता दिया 4%, 3%, करंट सर्विस, करंट एंड पास सर्विस कॉस्ट ने दोनों मिला के बता दी है, बेनिफिट पेड बता दी है, कॉन्ट्रीब्यूशन बता दी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन क्लोजिंग की हमें दोनों वैल्यू बता दी। अब इसने क्या पूछा, डिटरमाइन द नेट प्लान ऑब्लिगेशन और एसेट जो भी है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, SOFP के अंदर हमें नेट शो करना होता है, फिर वो चाहे वो नेट प्लान ऑब्लिगेशन आ रहा हो या एसेट आ रहा हो। ऑब्लिगेशन तो लाइबिलिटी है और एसेट हमारी बुक्स के अंदर जो भी शो होगा। एट 31 दिसंबर 2004 एंड, अच्छा दोनों से इसने हमसे दोनों का पूछा है, एक तो 2004 का भी पूछा है और 2005 का बताना है, चाहे फिर वो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आ रही हो, नेट प्लान ऑब्लिगेशन आ रही हो या नेट प्लान एसेट आ रहा हो। At December 2004 and the amount to be taken to profit and loss and OCI for both the financial years। तो इसने पूछा है, इसने P&L की भी फिगर्स बतानी कि क्या क्या चीज़ें P&L में जा रही हो और क्या क्या चीज़ें अदर कॉम्प्रिहेंसिव में जा रही हो। तो इसने हमें ओपनिंग, अभी हम क्या कर रहे हैं 20, हम यहाँ पे लिख देते हैं 20x4 के लिए अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, आप एक काम करिएगा, इसकी पिक्चर खींच के रख ले अपने पास, ताकि मैं बार बार पीछे ना करूँ चीज़ों को, सही है। तो आप अपने पास एक, क्योंकि मेरे पास कॉपी रखी हुई है इसकी, आप एक इसकी पिक्चर ले लें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अच्छा, अब जो शुरू का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग वैल्यू एट 1 Jan 20x4। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की जो हमारे पास इसने वैल्यू दी हुई है वो है 140 और जो प्लान एसेट की इसने वैल्यू दी हुई है 80। और हमें नेट में क्या शो करना है, मैंने आपको क्या बताया, DBO माइनस प्लान एसेट। 140 माइनस आप 80 करेंगे तो आपके पास नेट प्लान ऑब्लिगेशन आ जाएगी, ये नेगेटिव, मतलब हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, तो हमारे पास अभी लाइबिलिटी अराइज हुई है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हम इसके ऊपर डिस्काउंट लगाएंगे, अनवाइंडिंग करेंगे, जो भी आप इसको कह ले। तो हम क्या करेंगे, ऐड इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम जो भी अराइज हो रही है। तो आप 140 पे आप कौन सा डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे, आपके पास दिया हुआ है 2000x4 के अंदर 4% का डिस्काउंट फैक्टर हमें दिया हुआ है। तो आप 140 के ऊपर 4% लगाएंगे तो आपके पास आ रहा है 5.6। और इसी तरह प्लान एसेट पे जो आप हमें इंटरेस्ट इनकम समझे, जो आप कह सकते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस अराइज हो रहा है और यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम अराइज हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा वो प्लान एसेट है। तो 80 के ऊपर आप 4% लगाएंगे तो आपके पास आ रहा है 3.2। आप इसको नेट कर लेंगे तो हमारे पास जो आ रहा है 2.4 वो आ रहा है हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमारे पास ऑब्लिगेशन पे जो हमारा एक्सपेंस है वो 5.6 ज़्यादा है और जो प्लान एसेट पे इनकम है वो कम है 3.2। तो हमारे पास ये एक्सपेंस आ रहा है। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा था, क्या चीज़ें आती है, करंट सर्विस कॉस्ट और पास सर्विस कॉस्ट आ रही होती है। क्योंकि इन दोनों ने साथ दिया हुआ है तो हम क्या यहाँ पे लिख देते हैं करंट एंड पास सर्विस कॉस्ट, जो कि इसने हमें बताई हुई है कितनी, 30 बताई हुई है। करंट और पास सर्विस का कोई ताल्लुक प्लान एसेट से नहीं है, आप प्रोफॉर्मा में देख सकते हैं, ठीक है। तो 30 माइनस 0 समझे इसको, या क्योंकि कुछ भी नहीं आ रहा तो यहाँ पे हमारे पास नेट 30 आ जाएगा। और करंट सर्विस कॉस्ट हमने पढ़ा है, एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस P&L में जा रहा होता है और इनकम होगी तो इनकम P&L में जा रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेट आ रहा है एक्सपेंस, तो ये हमारा एक P&L में जा रहा होगा।
करंट एंड पास सर्विस कॉस्ट मैंने आपको समझाया था, क्योंकि हम टुकड़ों टुकड़ों में एक बंदा काम करके हर साल अपना वो कमाई मतलब एक पेंशन के लिए अपना काम कर रहा होगा, तो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन हमारे लिए एक्सपेंस होगा, उसके लिए बेनिफिट। तो ये करंट एंड पास सर्विस कॉस्ट हमारा ये भी P&L के अंदर एज एक्सपेंस जा रहा होगा। उसके बाद उसने क्या बताया हमें, बेनिफिट पेड। बेनिफिट पेड मतलब वो बेनिफिट जो हमने अपने रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ को पे कर दिए, जो कि हमने अपने रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ को पे कर दिए, जो कि हैं 20। और हमने इसकी एंट्री पढ़ी थी DBO डेबिट, मतलब हमारी ऑब्लिगेशन कम हो गई क्योंकि हमने उनका बेनिफिट पे कर दिया है। और जो बेनिफिट पे करेंगे वो हम अपने प्लान एसेट जो हमने एक सेपरेट फंड मैनेज किया हुआ था उनके लिए, उनमें से हम अपना उनका बेनिफिट या जो भी पेंशन है वो पे कर रहे होंगे। तो हमारी प्लान एसेट साथ साथ कम हो रहा होगा। और हमने पढ़ा था ये दोनों का ओवरऑल इम्पैक्ट निल होता है, ज़ीरो इम्पैक्ट आ रहा होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन इनटू द प्लान। कंट्रीब्यूशन इनटू प्लान मतलब जो हम अपने फंड के अंदर मज़ीद कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, अपने प्लान एसेट के लिए मज़ीद कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। ज़ाहिर है इसका कोई ताल्लुक DBO से नहीं है, हम प्लान एसेट में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो वो हमारी वैल्यू 25 आ रही है। ज़ीरो माइनस 25 करेंगे तो आपके पास -25 कंट्रीब्यूशन आ रही होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आएगा हमारे पास रीमेजरमेंट कंपोनेंट। अब ये देख लेंगे यहाँ किस में गेन आ रहा है, किस में लॉस आ रहा है। और प्रेजेंट वैल्यू या जो भी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन, या मैं डायरेक्ट क्लोजिंग वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, दोनों की क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास दी हुई है ऑब्लिगेशन की 200 और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट जो हमें दी हुई है वो है 120, ठीक है। अब इनका टोटल और इससे जो डिफरेंस आएगा वो रीमेजरमेंट कंपोनेंट में आ रहा होगा। तो हम प्लस कर लेते हैं 140 प्लस 5.6 प्लस 30 और -20। तो हमारे पास आ रहा है मैं लिखना, खैर मैं यहाँ पे एक छोटा सा लिख रहा हूँ, उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 150.6। और जो हमारी क्लोजिंग वैल्यू जो हमने एक्चुअली ने हमें निकाल के दी है वो है आज के टाइम में 200। मतलब हमने जो कैलकुलेट किया था वो कम था और जो एक्चुअली ने निकाल के दिया है वो ज़्यादा है। मतलब हमारी ऑब्लिगेशन बढ़ गई है, हमारी ऑब्लिगेशन बढ़ गई है, हमारी ऑब्लिगेशन बढ़ गई है, हम पे एक्सपेंस ज़्यादा है, तो हमारे लिए लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो हमारे लिए एक तरीके से हमारे लिए लॉस है। क्या है हमारे लिए, एक तरीके से हमारे लिए लॉस है। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा होगा वो आएगा 44.4, हमारे लिए रीमेजरमेंट लॉस है, सही। DBO हो गया, आप इसमें से माइनस करेंगे 155.6 200 से, तो आपके पास 44.4 की फिगर आएगी। इसी तरह प्लान एसेट के लिए आप कैलकुलेट कर लें 80 प्लस 3.2 -20 प्लस 25, तो आपके पास आ रहा है 88.2 आ रहा है। क्या आ रहा है 88.2। और जो एक्चुअली ने बताया कि हमारी जो वैल्यू होगी प्लान एसेट की एट द ईयर एंड वो होगी 120। तो हमारे लिए एक तरीके से अब ये गेन है, हमने कम कैलकुलेट किया था, एक्चुअली ने हमारी जो प्लान एसेट की वैल्यू ज़्यादा निकाल के दी, तो हमारे लिए एक गेन है 31.8 का गेन है। इनका डिफरेंस निकालने, ज़ाहिर है ये लॉस है, ये गेन है। 44.4 माइनस 31.8, तो हमारे पास आ रहा है 44.4 माइनस 31.8, हमारे पास ओवरऑल 12.6 का लॉस आ रहा है। ये OCI में जाएगा, हमारा OCI में, सही है। और ये आप वैल्यू माइनस करके निकाल लेंगे यहाँ से। क्लोजिंग वैल्यू हमारी जो ओवरऑल बनेगी 200 माइनस 120 वो के है, वो बन रही है 80। ये वैल्यू क्लोजिंग है और ये क्लोजिंग वैल्यू हमारी नेट प्लान ऑब्लिगेशन है जो कि हमारी SOFP में जा रही होगी। हमारी ओपनिंग थी 60 नेट प्लान ऑब्लिगेशन, हमारी क्लोजिंग है 80, हमारी क्लोजिंग है 80 जो कि हमारी नेट प्लान ऑब्लिगेशन SOFP के अंदर एज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी शो हो रही होगी। अच्छा, अब इसने हमसे क्या पूछा था, डिफाइन द नेट प्लान ऑब्लिगेशन और एसेट एट 31 दिसंबर 2004। तो पहली चीज़ तो हमने निकाल ली जो हमारी शो हो रही होगी SOFP के अंदर। अच्छा,
अब उसने साथ साथ क्या पूछा था, एक और चीज़, and the amount taken to be profit or loss and other comprehensive income for both financial years। अब हम एंट्री बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले देखें हमारी चीज़ क्या बढ़ रही है, हमारी सबसे पहले तो लाइबिलिटी बढ़ गई है, पहले हमारी 60 थी और अब वो हो गई है 80। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हमारी लाइबिलिटी किससे 20 से बढ़ गई है, मतलब हमारी जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन थी DBO वो हमारी 20 से बढ़ गई है। सही है, सबसे पहली चीज़ हमारी जो ऑब्लिगेशन थी वो 20 से बढ़ गई है, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब क्या क्या चीज़ें हैं, हमने कुछ कंट्रीब्यूशन किया था प्लान के अंदर, हमने पढ़ा था ना, जो दायरे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे क्या होगा, हमारा प्लान एसेट बढ़ेगा और कैश कम होगा। दायरे वो एंटिटी विद इन द एंटिटी से जा रहा होगा और जब बेनिफिट पेड होगा वो हमारे प्लान एसेट से जाएगा। जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे वो एंटिटी के कैश से जा रहा होगा, जो हम रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ को पे करेंगे वो विद इन दी प्लान एसेट से जा रहा होगा। क्योंकि हमने विद इन द ईयर 25 कंट्रीब्यूट किया है तो हमारा कैश कम हो गया, हमारा कैश कम हो गया। सही है, एक एंट्री आपके पास ये आ गई। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें पीएनएल के अंदर जाती हैं, क्या क्या चीज़ें जाती हैं। एक तो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये जा रहा है हमारे, एक हमारी है करंट एंड पास सर्विस कॉस्ट, क्योंकि ये अलग अलग नहीं दिया हुआ तो हमारी दोनों साथ दी हुई है, तो ये दो चीज़ें हैं हमारी जो कि पीएनएल में जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे पीएनएल के अंदर 32.4। अच्छा, अब बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक चीज़ रह गई है, आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 45 माइनस 32.4 जो कि आएगा 12.6, जो कि आपके पास फिगर यहाँ पे अवेलेबल थी। क्योंकि आपका OCI लॉस था तो वो डेबिट होगा। जिन जिन अब मैं आपको बिल्कुल F3 की चीज़ें तो पढ़ाने नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे, आपको इतना पता होना चाहिए जो कि हमारा अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम बन रहा होता है। अगर वो हमारी अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर एग्जांपल कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व है तो वो क्रेडिट हो रहा होगा, अगर हमारा कोई एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा OCI डेबिट हो रहा होगा। सही है, यहाँ तक हमारा 2000 X4 तक ख़त्म हो गया। अब इसने हमें क्या पूछा है, एट 31 दिसंबर 2000 X4 एंड 2000 X5। अब हमें X5 के लिए भी इसको मज़ीद एक्सटेंड करना है। तो X5 के लिए जो हमारा X4 का क्लोजिंग है, ये चीज़ें वो हमारा X5 के लिए ओपनिंग बन जाएगा। जिसको खुद करना है तो बराए मेहरबानी खुद भी करके चेक कर लीजिएगा ताकि आपका भी हाथ पे सेट हो जाए। टू 20X5 है, यहाँ पे राइटिंग के लिए मात्रा है थोड़ी सी। 200 था, 120 था और 80 था। सही है, 200 था, 120 था और हमारे पास था 80। अच्छा, अब वही सेम चीज़ हमें जो सिनेरियो के अंदर गिवन है हम उसको लेके चलते हैं। अब हमें जो 2000X5 का जो हमें डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3%। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम को सबसे पहले इनकॉर्पोरेट करेंगे। 200 का आप 3% निकाल लेंगे तो 6 आएगा और 120 का जो 3% आएगा वो आपके पास आ रहा है 3.6। तो आपके पास ओवरऑल फिर वापसी इंटरेस्ट एक्सपेंस ही आ रहा है जो कि है 2.4। फिर आपके पास करंट एंड पास सर्विस कॉस्ट आ रही है जो कि हमें दी हुई है 32 की, वो यहाँ पे आ गई। उसका कोई प्लान एसेट से काम नहीं है तो ये भी 32 यहाँ पे आ गई, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, ये भी पीएनएल में जा रहा होगा। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, बेनिफिट पेड। बेनिफिट पेड है, ज़ाहिर है हमारी ऑब्लिगेशन भी कम कर रही होगी और हमारा प्लान एसेट से पे कर रहे होंगे तो प्लान एसेट भी हमारा साइमल्टेनियसली कम हो रहा होगा। ये है हमारे पास 22। तो यहाँ पे नील इफेक्ट आएगा। उसके बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन है जो कि हमने प्लान एसेट में की होंगी तो उसका कोई ताल्लुक डीबीओ से नहीं है जो कि हमारे पास वैल्यू है 30 की। सही है, अब
हमें क्लोजिंग वैल्यू दी हुई, तो हमारे पास एक चीज़ रीमेजरमेंट कंपोनेंट आ रही है और क्लोजिंग बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं। क्लोजिंग बैलेंस हमें एक दिया हुआ है 230 का और एक हमें दिया हुआ है 140 का। तो आप टोटल कर ले डीबीओ के कॉलम को +6 +32 -22 जो कि आपके पास आ रहा है 216 का, और आप इसमें से 230 माइनस करेंगे तो आपके पास 14 का लॉस आ रहा है। मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, इतनी हमने कैलकुलेट की थी 216 की, उससे ज़्यादा है जो हमें एक्चुअली ने कैलकुलेट करके दिए 230 की। मतलब आपको अपना डीबीओ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपकी मतलब एक तरीके के लिए आपका लॉस है क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। सही है, रीमेजरमेंट लॉस है हमारे लिए। अब यहाँ पे प्लान एसेट के लिए आप कैलकुलेट कर ले 120 + 3.6 + 30 - 22 तो आपके पास आएगा 131.6 आ रहा है। ठीक है, और हमारा जो प्लान एसेट हमें एक्चुअली ने कैलकुलेट करके दिया है 140, तो हमारे लिए एक बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि हमारा प्लान एसेट ज़्यादा है जितना हमने कैलकुलेट किया था। तो हमारे पास जो गेन आ रहा है वो आ रहा है 8.4 का। तो अभी भी जो हमारा इम्पैक्ट आएगा वो लॉस में आएगा क्योंकि हमारा डीबीओ का जो इम्पैक्ट लॉस है रीमेजरमेंट वो ज़्यादा है हमारे रीमेजरमेंट गेन से जो कि प्लान एसेट्स है। ठीक है, 14 - 8.4 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.6 की, जो कि हमारा लॉस है जो कि ओसीआई में जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे आप, 230 - 140 जो कि आपके पास आ रहा होगा 90 का। 2.4 + 32 आप इसकी भी कैलकुलेशन करें क्योंकि मैंने आपको इस कॉलम से समझाया था अभी तक। आप इसको भी करेंगे तो आप क्या करेंगे, हमारा ये नेट प्लान ऑब्लिगेशन थी तो हमारे पास ये नेगेटिव हमारी लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस से मज़ीद हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो आप इसको प्लस कर देंगे। करंट एंड पास सर्विस कॉस्ट से मज़ीद हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हमारे ये 32 भी ऐड और होगा। ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है क्योंकि कंट्रीब्यूशन इनटू प्लान हमारे पास हमने प्लान एसेट था तो उससे हमारी नेट प्लान ऑब्लिगेशन कम हो जाएगी। अगर आप ये नेट इम्पैक्ट समझ रहे हैं, ये नेट लाइबिलिटी थी, ये भी नेगेटिव था, ये भी हमारे लिए एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी बढ़ थी 32 क्योंकि हमने कंट्रीब्यूशन प्लान एसेट में किया तो ये पॉजिटिव था। यहाँ पे 0 माइनस करेंगे इस तरह तो नेगेटिव जब भी 30 आया था कंट्रीब्यूशन इनटू प्लान एसेट तो इससे हमारी नेट प्लान ऑब्लिगेशन कम हो जाएगी। तो 80 + 2.4 + 32 - 30 फिर आप करेंगे क्योंकि आपके पास वापसी रीमेजरमेंट कंपोनेंट लॉस आ रहा है तो आप इसको ऐड करेंगे तो आप वापसी 90 की फिगर पे पहुंच जाएंगे। एंट्री बना लेते हैं क्योंकि हमारी जो ओपनिंग नेट प्लान ऑब्लिगेशन एट द स्टार्टिंग 80 थी और अब 90 है भाई, ये 90 96 मत समझ लेना 90। तो हमारी डीबीओ वापसी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, डीबीओ को क्रेडिट कर देंगे 10 से। अच्छा, हमने कंट्रीब्यूशन कितना किया था ड्यूरिंग द ईयर, 30 से कंट्रीब्यूट किया था तो क्रेडिट वापसी हमारा कैश हो गया कितने से, 30 से। और पीएनएल के अंदर हमारे पास क्या क्या फिगर जा रही हैं, 80 जा रहा 2.4 जा रहा है और 32 जा रहा है तो आपके पास 34.4 आपके पास पीएनएल के अंदर जाएगा। जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारे पास अब ओसीआई के अंदर जा रहा होगा जो कि है 5.6 का। तो यहाँ तक हमारा एक सवाल कंप्लीट होता है जो कि था डिफाइंड बेनिफिट प्लान से रिलेटेड, और जो आज की रिकॉर्डिंग है वो भी यहीं तक है। तो आगे मज़ीद हम इसके अंदर कर्टेलमेंट वगैरह की चीज़ें हैं वो फिर आगे हम मज़ीद समझेंगे।